बच्चों इससे पहले हमने एक फाइलम डिस्कस किया, फाइलम एपिकम्प्लेक्सा, और उसकी एक क्लास डिस्कस की थी, क्लास स्पोरोजुई। हमने इस क्लास के मेंबर्स का जनरल लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया और इसमें हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी, प्लाज्मोडियम। आज हम इसी क्लास के कुछ और जेनरा और मेंबर्स को डिस्कस करेंगे जो कि पैरासाइट्स हैं। कुछ ह्यूमन के पैरासाइट्स भी हैं, कुछ मैमल्स के भी पैरासाइट हैं और कुछ दूसरे वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स हैं। तो हम इस क्लास के अंदर जो आज मेंबर इसके डिस्कस करेंगे और डिजीज डिस्कस करेंगे, उनमें पहली डिजीज है हमारे पास कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस कोक्सीडियोसिस डिजीज जो है ये कोक्सीडियंस की वजह से होती है। इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो हैं कोक्सीडियंस। और ये जो कोक्सीडियोसिस है या कोक्सीडियंस जो है ये डायरिया काज करते हैं। डायरिया क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं कोक्सीडियंस जो हैं ये इंटेरिक ऑर्गेनिज्म है। इंटेरिक का मतलब है जो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इसी वजह से ये डायरिया काज करते हैं। अब इस कोक्सीडियोसिस में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो मेजर जेनरा या दो जीनस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो जेनरा कौन से, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक जीनस है आइसोस्पोरा और दूसरा जीनस है हमारे पास आइमीरिया। आइसोस्पोरा और दूसरा जीनस है हमारे पास आइमीरिया। इन दो जीनस के मेंबर जो हैं ये कोक्सीडियोसिस डिजीज काज करते हैं और इनका जो होस्ट है, इन ऑर्गेनिजम्स का जो होस्ट है वो पोल्ट्री एनिमल्स हैं। पोल्ट्री जिस तरह के चिकन वगैरह, चिक्स। इसके अलावा शीप के अलावा रैबिट्स। ये हमने इसके कुछ होस्ट बताए जिसमें पोल्ट्री चिक्स वगैरह है, शीप वगैरह है, रैबिट वगैरह है और इसमें एक और भी आप लिख सकते हैं कैटल्स। ये इसके होस्ट हैं और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कोक्सीडियोसिस काज करते हैं जो कि डायरिया की ही एक टाइप है। इसके अलावा हमने जो इस क्लास के अंदर ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करने हैं जो डिजीज काज करते हैं, उनमें हमारे पास है क्रिप्टोस्पोरिडियम जो कि क्रोनिक डायरिया काज करते हैं। क्रोनिक डायरिया क्रोनिक डायरिया काज करने वाला जो कॉजेटिव एजेंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम की एक यूनिक करैक्टर ये है, बाकी जितने भी प्रोटोजुअन्स हैं या इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्लोरीनेशन का असर होता है और क्लोरीनेशन की वजह से उनको किल किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टोस्पोरिडियम इज द ओनली, ये ऐसा प्रोटोजुअन है, ओनली प्रोटोजुअन विच रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करता है क्लोरीनेशन। मींस के इसके ऊपर क्लोरीनेशन का इतना असर नहीं होता और इसको क्लोरीनेशन की मदद से किल नहीं किया जा सकता। तो ये जो डिजीज काज कर रहा है ये क्रोनिक डायरिया, पुराना डायरिया काज करता है और खासकर ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डायरिया काज करता है जो कि एड्स के पेशेंट्स हों, एड्स या फिर इम्यूनो सप्रेस्ड। सप्रेस का मतलब होता है कम होना, सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स, उन लोगों के अंदर ये डिजीज काज करते हैं जो कि या तो एड्स के पेशेंट्स हों या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम ना कर सकता हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है या नेक्स्ट जो डिजीज है वो है टोक्सोप्लाज्मोसिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है
ये टॉक्सोप्लाज्मा प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। और इस डिजीज के अंदर ह्यूमन भी इन्फेक्टेड होते हैं। इस डिजीज के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो स्पोरोसिस्ट की फॉर्म में, स्पोरोसिस्ट, इनकी जो स्पोरोसिस्ट है ये एक होस्ट के अंदर मौजूद है जिसको हम बोलते हैं कैट। कैट के अंदर इसकी स्पोरोसिस्ट पाई जाती है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। और कैट के अंदर ये स्पोरोसिस्ट की फॉर्म में मौजूद होता है। अब ह्यूमन को इसकी इन्फेक्शन कैसे हो सकती है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है इसकी इन्फेक्शन तब होती है जब इन्फेक्टेड कैट का जो फीसिस है वो फूड को कंटेमिनेट कर दे। फीसिस कंटेमिनेशन की वजह से, फीसिस कंटेमिनेशन, और जिस तरह यूरोप के अंदर एनिमल्स को यूज किया जाता है मीट के तौर पर, फूड के तौर पर, तो रॉ मीट, रॉ या इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट, इसको अगर इनटेक किया जाए तो इसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर या ये डिजीज हो सकती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है अगर ये मीट के अंदर मौजूद है तो ये मीरोजोइट स्टेज पे होता है, मीरोजोइट्स। इन्फेक्टेड मीट जो है ये मीरोजोइट्स रखता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। अब ह्यूमन के अंदर अगर इसका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन ह्यूमन में अगर होता है इसका, ह्यूमन को अगर ये इन्फेक्शन काज करता है तो इसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, इफेक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब है इसके जो पेशेंट्स हैं उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर किसी वुमेन को इसका इन्फेक्शन हो जाए और वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के वक्त प्रेग्नेंट वुमेन को अगर इसका इन्फेक्शन होता है, प्रेग्नेंट वुमेन इसको अगर इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसके इन्फेक्शन की वजह से दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो इसकी बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलप कर रहा होता है उसका अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन। और दूसरा इफेक्ट ये है अगर उसका अबॉर्शन नहीं होता तो जो फेरसिस बचते हैं, फेरसिस से मुराद है ऐसा फीटस जो बॉडी के अंदर अभी डेवलप कर रहा है, उसकी अभी बर्थ नहीं हुई, इनको डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इनमें ये कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकता है। और कंजेनिटल डिजीजेस जो होती हैं इनका मोस्टली जो क्योर होता है, ट्रीटमेंट होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसका जो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है इसका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अब इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? और इसके जो फेरसिस अगर वो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का शिकार हो गए हैं तो इनमें सिम्टम्स कौन सी हो सकती हैं? तो इनकी सिम्टम्स में दो सिम्टम्स बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। एक तो सीजर्स से मुराद है एपिलेप्टिक सीजर, एपिलेप्सिस होती है, एपिलेप्टिक डिसऑर्डर होता है, मींस के मिर्गी हो सकती है। और इसके साथ साथ रिटार्डेशन ऑफ ब्रेन, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मींस के इनकी मेंटेलिटी उस तरह से नॉर्मल पर्सन्स की तरह नहीं रहती। तो ये हमने इसकी सिम्टम्स भी देखी हैं और इसकी इन्फेक्टिव स्टेजेस को भी हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। इसके बाद
इससे बचा कैसे जा सकता है, प्रिकॉशंस क्या है? इनसे बचने के लिए एक तो तरीका ये है कि जो मीट इस्तेमाल किया जा रहा है इसको प्रॉपर वे में कुक किया जाए। तो दूसरा दूसरा तरीका यह है कि सैनिटरी कंडीशंस को बेहतर किया जाए, मीन सफाई का ख्याल रखा जाए। तीसरा मेथड ये है कि जो बच्चों के सैंड बॉक्सेस होते हैं, चिल्ड्रंस सैंड बॉक्सेस, सैंड बॉक्सेस से मुराद ये वो डिब्बे होते हैं जिनके अंदर मट्टी या सैंड वगैरह होते हैं और बच्चे इसमें खेलते हैं। तो उसमें अगर कैट भी जाके वो बैठती है या उसको कंटेमिनेट करती है तो इस वजह से इसकी स्प्रेडिंग हो सकती है। तो सैंड बॉक्सेस को कवर करके रखा जाए, कवर्ड होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो कंसीडर कर रहे होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको भी प्रिकॉशंस के मुतालिक बताया जाता है ताकि वो इसकी कंटेमिनेशन से बच सकें। तो ये जो यहाँ तक हमने डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं ये क्लास स्पोरोजुई के मेंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक नया फाइलम आ जाता है, इस फाइलम का नाम है माइक्रोस्पोरा, फाइलम माइक्रोस्पोरा। अब इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं इनको एक और नाम भी दिया जाता है, माइक्रोस्पोरिडियंस भी कहा जाता है, माइक्रोस्पोरिडियंस, माइक्रोस्पोरिडियंस। ये जो माइक्रोस्पोरिडियंस हैं इनका जो लाइफस्टाइल है ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट। मींस ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सेल्स के अंदर रहते हैं और दूसरे नंबर पे ओब्लिगेट है, मींस अपने होस्ट के बगैर ये सर्वाइव नहीं करते। अब इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें और इनकी डिजीज डिस्कस करें जो ये काज कर सकते हैं, तो इनमें बच्चों हम एक डिस्कस कर रहे हैं डिजीज नोजीमा बम्बिकस, इसका मेंबर है एक, नोजीमा बम्बिकस, नोजीमा बम्बिकस। ये एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं पेब्राइन ऑफ सिल्कवर्म, पेब्राइन ऑफ सिल्कवर्म। ये सिल्कवर्म के लार्वा के अंदर डिजीज काज करते हैं जिसको पेब्राइन कहा गया है। इसमें उनका गट इन्फेक्टेड होता है और उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। इसी तरह से नोजीमा एपिस है एक, नोजीमा एपिस। ये डिजीज जो काज करते हैं, ये डिजीज काज करते हैं हनी बीज के अंदर, हनी बीज के अंदर। और हनी बीज के अंदर ये डिजीज काज करते हैं जिसको बोलते हैं फाउल ब्रूड। मींस इसके अंदर जो लार्वा होते हैं उनकी डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाती और एन एपिस हनी बीज के अंदर डिसेंट्री काज कर देता है, डिसेंट्री। तो ये डिसऑर्डर या ये डिजीजेज जो है माइक्रोस्पोरा के मेंबर कर रहे हैं, फाइलम माइक्रोस्पोरा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोस्पोरिडियंस भी बोलते हैं इनको, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, मीन ये सेल्स या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है नोजीमा बम्बिकस जो पेब्राइन डिजीज काज करता है सिल्कवर्म के अंदर। इसमें जो लार्वा होते हैं उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, वो स्मॉलर साइज के रह जाते हैं। और दूसरी डिजीज है नोजीमा एपिस की वजह से हनी बीज के अंदर जो होती है जिसको फाउल ब्रीड, फाउल का मतलब है गलत, मींस के इनकी जो ब्रूडिंग होती है या ब्रीडिंग होती है वो अफेक्ट होती है और ये इसके अंदर डिसेंट्री काज करते हैं। अब इसके अलावा इन माइक्रोस्पोरिडियंस को इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो क्रॉप्स वगैरह को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रहा हो उसको किल करना होता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में एन
लोकस्टी, इसको लोकस्ट्रा भी बोलते हैं, लोकस्टी। एन लोकस्टी को इस्तेमाल किया जाता है, ये जो ग्रास होपर होते हैं, ग्रास होपर्स, ये ग्रास होपर्स को किल करते हैं, इसलिए इनको ग्रास होपर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है अमेरिका की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अप्रूव किया है कि एन लोकस्टी को, नोजीमा लोकस्टी को इस्तेमाल करके ग्रास होपर को कंट्रोल किया जा सकता है। और 4 के करीब ऐसे जीनस हैं, 4 जेनरा। इन माइक्रोस्पोरिडियन के 4 जेनरा ऐसे हैं जो कि एड्स की सेकेंडरी इंफेक्शन भी काज करने में रिपोर्ट हुए हैं। सेकेंडरी मींस के HIV के अलावा जो इंफेक्शन काज करता है, सेकेंडरी इंफेक्शन ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये हमने फाइलम माइक्रोस्पोरा के ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया है।